हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी पाठशाला चैनल में। ये वाला वीडियो नॉर्मलाइजेशन की सेकंड फॉर्म के ऊपर बनाया गया है। फर्स्ट फॉर्म और नॉर्मलाइजेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पहले हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन इनेबल कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नॉर्मलाइजेशन का सेकेंड फॉर्म देखते हैं। अच्छा, सेकंड फॉर्म जो है आपका, उसकी बेसिक कंडीशन जो है वो बेसिक कंडीशन ये है कि आपकी सेकंड फॉर्म तभी मानी जाएगी जब आपका जो रिलेशन है, ये तो सभी को पता होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे निकाली जाएगी ये रिलेशन पे निकाली जानी है हमेशा। तो आपका जो रिलेशन है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए और उसके अंदर जो कॉलम है, जो भी कॉलम आपके एक रिलेशन के अंदर आपके टेबल के अंदर है, वो सारे के सारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट होने चाहिए। इसको दूसरी लैंग्वेज में बोले हम तो वहाँ पे कोई सी भी पार्शियल डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। ये आपकी सेकंड एनएफ बोलती है। मतलब क्या है कि टेबल आपकी जो है वो पहले से फर्स्ट एनएफ फॉर्म में होनी चाहिए और उसमें कोई सी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। ये तो थ्योरेटिकल नॉलेज है। इस वाले वीडियो में जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वही डिस्कस किया गया है। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो होगा वो क्वेश्चन बेसिक से ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको काफ़ी बड़ी सारी टेबल बना के दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, आपसे बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पार्शियल डिपेंडेंसी की अगर हम बात करें, मेन चीज़ आपको इसमें यही देखनी है कि कोई सा भी जो रिलेशन है उसमें पार्शियल डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है। एक रिलेशन है, उसके अंदर आपके 4 एट्रीब्यूट बोल सकते हैं आप, या फिर 4 आपके कॉलम्स हैं A B C एंड D। तो ये जो 4 कॉलम्स हैं आपके, उनकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है। ए बी जो है उससे डी को रिलेट किया गया है और बी से सी को। मतलब दो डिपेंडेंसी दी हुई है आपकी कि डी जो है आपका वो ए और बी पे डिपेंडेंट है, सी जो है आपका वो बी पे डिपेंडेंट है। इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ से समझ सकते हैं कि आपकी ए और बी जो है ये डी को डिनोट कर रही हैं और बी से आप सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब क्या कि आपका डी जो है वो डिपेंडेंट किस पे हुआ, ए एंड बी पे, और सी जो है वो डिपेंडेंट किस पे हुआ, बी पे, ओनली बी पे। तो यहाँ तक कि अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीज़ें निकल के आती है जो जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है वह है आपके इसेंशियल एट्रीब्यूट्स। इसेंशियल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि इसेंशियल एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो इसेंशियल एट्रीब्यूट वो वाले एट्रीब्यूट होते हैं जिन पे इनकमिंग का साइन नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सी पे भी इनकमिंग सिग्नल आपको मिल रहा है, एरो है यहाँ पे, डिपेंडेंट है ये किसी पे। डी की अगर हम बात करें तो डी पे किसी पे डिपेंडेंट है, यहाँ भी एरो मिल रहा है। ए और बी जो हैं ये हमको किसी पे डिपेंडेंट नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी इनकमिंग एज नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हुए आपके, ये इसेंशियल एट्रीब्यूट हुए। मतलब ए और बी जो निकल के आए आपके, ये आपके कौन से एट्रीब्यूट निकल के आए हैं, इसेंशियल एट्रीब्यूट। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल हमारे पास है इसमें इसेंशियल एट्रीब्यूट कौन से हो गए हमारे पास, ए एंड बी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें कि कैंडिडेट की क्या होगी, तो कैंडिडेट की जो है यहाँ पे वो आपकी ए एंड बी ही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एंड बी ही है। अगर आप लोगों ने कैंडिडेट की निकालना नहीं सीखा है तो आप पुराने वीडियो पे देख सकते हैं। पहले वाले वीडियो में एक की के लिए डिस्कशन हो चुका है, प्राइमरी की, कैंडिडेट की और सुपर की, इन तीनों का डिस्कशन हो चुका है। फॉरेन की बाकी है जो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंडिडेट की जो है उसके अंदर आपकी ए और बी दोनों वैल्यूज़ हैं। कोई सा भी एट्रीब्यूट अगर किसी कैंडिडेट की का प्राइम है, इस चीज़ को समझिएगा कि कोई सा भी एट्रीब्यूट, ये ए और बी दो एट्रीब्यूट है हमारे पास में। तो कंडीशन क्या बोलती है आपकी, अगर कोई सा भी एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की का पार्ट है तो उसको कहा क्या जाता है, उसको बोला जाता है प्राइम एट्रीब्यूट। उसको बोला जाता है आपका प्राइम एट्रीब्यूट। मतलब कोई सा भी एट्रीब्यूट, यहाँ पे आपके पास में 4 एट्रीब्यूट है, अगर कोई सा भी एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की का पार्ट है तो वो प्राइम एट्रीब्यूट कहलाएगा। यहाँ पे हम देखें तो सी और डी ये दोनों के दोनों कैंडिडेट की के पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो ये वाले जो वेरिएबल्स, ये आपके जो एट्रीब्यूट होंगे, इनको कहा जाएगा नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कैंडिडेट की का पार्ट है तो प्राइम एट्रीब्यूट होंगे, अगर कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होंगे।
अच्छा, प्राइम एट्रीब्यूट जो होते हैं उनको नॉन प्राइम से ही निकाला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइम एट्रीब्यूट क्यों मिले आपको, क्योंकि प्राइम एट्रीब्यूट तब मिले जब आपने कैंडिडेट की फाइंड आउट कर ली होगी। सी की अगर हम बात करें, ये जो सी आपका एट्रीब्यूट है, तो सी की अगर हम बात करें तो सी डिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंडेंट है? बी पर, ओनली बी पर, क्योंकि यहाँ पे आपकी रिलेशन क्या है आपका बी टू सी। ये जो रिलेशन है आपके पास बी टू सी, तो सी यहाँ पे डिपेंडेंट की कैटेगरी में आता है और वो किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ और सिर्फ बी पर। अच्छा, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि नॉन प्राइम जो होते हैं वो कैंडिडेट के पार्ट पर डिपेंड अगर करे, जैसे ये वाला है आपका सी, ये नॉन प्राइम है। यहाँ पे अभी हमने देखा सी एंड डी ये दोनों नॉन प्राइम है। अगर कोई सा भी आपका नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी कैंडिडेट की के पार्ट पर डिपेंड करें, पूरी कैंडिडेट की पर नहीं, सिर्फ पार्ट पर, तो आप अगर सी को देखें तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है आपका? बी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब बी के थ्रू आप सी निकाल पा रहे हैं। हमारा रिलेशन क्या दिया हुआ है हमको कि हम बी के थ्रू क्या निकालते हैं? बी के थ्रू हम लोग सी निकाल रहे हैं। मतलब सी आपका जो है वो डिपेंडेंट किस पे है? बी पर। और बी जो है आपका ये कैंडिडेट की का पार्ट है, ए और बी आपकी कैंडिडेट की है। तो अगर ऐसा कोई रिलेशन आपको मिले तो ये वाला जो आपने रिलेशन देखा, यही चीज कहलाती है आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी आपकी यही चीज कहलाएगी। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर कोई सा भी एट्रीब्यूट, कौन सा वाला, नॉन प्राइम, अगर वो ओनली कैंडिडेट की के किसी पार्ट पर डिपेंड रहे तो ये चीज ही पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। पूरी की के बजाय अगर सिर्फ किसी पार्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे तो यही चीज आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी कहलाएगी। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, किसी भी बात को लेकर कन्फ्यूज नहीं होना है। हमारे पास कैंडिडेट की जो निकल के आई वो ए और बी है। रिलेशन जो हमारे पास थे उसमें से एक रिलेशन हमारे पास है बी का सी से। सी की अगर हम बात करें तो सी अकेला डिपेंड कर रहा है बी पे, और बी जो है आपका इस कैंडिडेट की का पार्ट है। तो ये जो चीज़ है यही चीज़ कहलाएगी आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ तक की बात समझ आई होगी। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमको देखना क्या है कि ये जो रिलेशन हमारे पास गिवन है इसमें हमारे पास ए और बी कौन सी है? कैंडिडेट की। अच्छा, एक कंडीशन आप लोगों ने सुना होगा कि कैंडिडेट की जो होती है इसको यूज कहाँ पे लिया जाता है? प्राइमरी की के लिए। और प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है कि प्राइमरी कभी भी नल नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में नल नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये ए और बी जो हमारे पास में कैंडिडेट कीज हैं, इन कीज को यूज में लेके हम पूरी टेबल को डिनोट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एज ए प्राइमरी का काम हम कौन सी की से कर रहे हैं? कैंडिडेट की से। और कैंडिडेट की करती भी यही है कि प्राइमरी की तरह काम कर लेती है कैंडिडेट की। तो कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो कैंडिडेट की है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें कि सी जो है ये डिपेंडेंट है तो किस तरीके से है, तो इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल अगर जैसे हम लोग लें कि हमारे पास में दो वैल्यूज हैं ए एंड बी। अच्छा, इनकी वैल्यूज अगर जैसे हम लिख लें, ए की वैल्यू है एक्स, बी की वैल्यू हमने लिख दी 0, यहाँ पे लिखा 0, यहाँ पे लिख दिया हमने वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे वाई। अच्छा, दोनों लोकेशंस पे जैसे यहाँ पे हम देखेंगे एक्स और 0, तो अगर यहाँ पे हम बात करें कि ये कैंडिडेट की जो है, कैंडिडेट की पूरी नल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे देखें कि आपके पास ए की वैल्यू तो है, मतलब ये आपके लिए परमिसेबल वैल्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कैंडिडेट की नहीं होगी, ये कैंडिडेट की तो है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास में 0 एंड वाई, मतलब बी की वैल्यू है आपके पास में, तो ये भी आपके लिए क्या है? कैंडिडेट की है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यूज आपके पास में है, तो ये भी आपके लिए क्या है? कैंडिडेट की है। लेकिन अगर आप इस वाले रिलेशन में देखें, इस वाले रिलेशन में देखें तो अगर बात रन टाइम की हो, मतलब आपका प्रोग्राम अगर रन कर रहा है, रनिंग में है प्रोग्राम, मतलब आपका रिलेशन जो है वो अगर रन टाइम में आप इसकी बात करेंगे तो रन टाइम पे अगर बी की वैल्यू 0 हो गई तो बी आपका डिनोट किसको कर रहा है? सी को। मतलब सी आपका डिपेंडेंट किस पे है? बी पे। तो अगर रन टाइम पे बी 0 हो गया तो इस कंडीशन में आप सी की वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। आप पता लगा ही नहीं पाएंगे, फाइंड नहीं कर पाएंगे कि सी एक्चुअल है क्या। बात यहाँ तक समझ आ रही होगी। तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी की मेन प्रॉब्लम है, यही मेन रीजन है पार्शियल डिपेंडेंसी का। इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा कि पार्शियल डिपेंडेंसी जो है उसका मतलब क्या है कि अगर कोई सा भी एट्रीब्यूट पूरी कैंडिडेट की पे डिपेंडेंट नहीं होके कैंडिडेट की के किसी पार्ट पर डिपेंड होता है, यहाँ बी से हम सी निकाल रहे हैं,
तो अगर ये प्रॉब्लम आपको मिले तो ये चीज़ पार्शियल डिपेंडेंसी। अच्छा, पार्शियल डिपेंडेंसी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर रन टाइम पे वो जो कैंडिडेट की का एट्रीब्यूट का पार्ट है, कैंडिडेट की का जो पार्ट है, अगर वो रन टाइम पे 0 हुआ तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है कि हम उस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे जो उस वैल्यू पे डिपेंडेंट थी, जो कैंडिडेट की का सिंगल पार्ट है। तो यहाँ तक समझ आया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि ये जो टेबल है पूरी की पूरी, इस टेबल के अंदर से जो रिलेशन आपको दिया हुआ है, इसका अगर सॉल्यूशन हमको निकालना हो तो सॉल्यूशन इसका क्या निकल के आएगा। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो ये जो टेबल है आपकी, इस टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो पहली रिलेशन जो निकल के आएगी वो रिलेशन क्या होगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब दूसरी टेबल हम नहीं बनाए तो न्यू टेबल के अंदर आपकी कैंडिडेट की 100% आएगी ही आएगी। अच्छा, कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों मिलके कौन सी वैल्यू आपकी निकाल पा रहे हैं, डी। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा आपको मिल पा रहा है, डी एट्रीब्यूट आपको मिल पा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये R1 टेबल तो आपने बना ली, नेक्स्ट टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोगों ने कंडीशन एक देखी थी कि बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा था। मतलब बी के थ्रू हम सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे, सी की वैल्यू के लिए बी का होना कंपलसरी था। अच्छा, अगर मान लीजिए कि बी को ही हम कैंडिडेट की बना दें तो बी इस सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता है। कैंडिडेट की सिंगल जो रहेगी वो नल भी नहीं हो सकती। तो हमने किया क्या कि जो दूसरी टेबल हमने क्रिएट की, उस टेबल के अंदर हमने बी को सी से रिलेट कर दिया। अब यहाँ पे बी जो है वो सी की वैल्यू फाइंड आउट करेगा। अब यहाँ पे बी जो है वो क्या बन चुका है, कैंडिडेट की। बी जो है ये बन चुका है आपका कैंडिडेट की। यहाँ पे तो ए और बी ऑलरेडी कैंडिडेट की है, इस चीज़ को समझिएगा। इस वाली टेबल के अंदर ए और बी कैंडिडेट की है। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी बन चुका है कैंडिडेट की। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। अब इस टेबल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई सी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं बची है। पार्शियल डिपेंडेंसी अगर हम देखें तो इन टेबल्स में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। आपके ए और बी से डी निकल के आ रहा है, सी जो है आपका वो बी से निकल के आ रहा है। मतलब आप ए और बी से डी को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है, यहाँ पे जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो भी आपकी कंप्लीट हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड एनएफ जो है आपकी, उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। की पॉइंट की अगर हम बात करें कि सेकंड एनएफ के लिए की पॉइंट्स क्या है, तो पहला कंडीशन तो यही है कि आपकी जो टेबल है वो फर्स्ट एनएफ में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि वहाँ पे कोई सी भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। अच्छा, अगर पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो आपको एक नई टेबल, एक नया रिलेशन बनाना है जो सेपरेट रहे एट्रीब्यूट्स का, उन एट्रीब्यूट्स का जो पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हो। तो इन कंडीशन को ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन की वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन को पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, और तीसरी सबसे मेन कंडीशन क्या है कि अगर पार्शियल डिपेंडेंसी आपको मिल जाती है तो आपको एक सेपरेट टेबल बनानी है एट्रीब्यूट्स की। उन एट्रीब्यूट्स की बनाइए जो पार्शियल डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहे हैं, ताकि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव कर सके। तो सेकंड एनएफ के लिए एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेकंड एनएफ में मेन जो फीचर है या फिर मेन जो जनरलाइज इसका यूज़ है वो होता क्या है। तो इसका मेन जो फीचर है या फिर इसका मेन की पॉइंट अगर हम बोले तो की पॉइंट ये होता है कि ये पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं रख सकता, इसमें पार्शियल डिपेंडेंसी अलाउ नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, पूरा का पूरा बेस है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। इसको अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो कोई सा भी एग्जाम्पल आपके पास आए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक जो था ये सेकंड एनएफ के बारे में था। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें थर्ड एनएफ डिस्कस कर लेंगे। ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।